ओके, अब हम देखते हैं सर्जिकल ब्लेड्स एंड एनर्जी सोर्सेस। सबसे पहले सर्जिकल ब्लेड्स, तो ये सारी है सर्जिकल ब्लेड। इसको अलग अलग नंबर दिए होते हैं अलग अलग ब्लेड के हिसाब से, तो जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। तो नंबर 12 की जो ब्लेड होती है, नंबर 12 की जो ब्लेड होती है, वो आगे की तरफ ऐसे कर्व होती है और इसका यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज़ फॉर सुचर रिमूवल। तो ये एक हो गई। उसके बाद है ये जो ब्लेड देख रहे हो, ये वाली, ये इसका क्या आगे का एंड वो ऐसे पॉइंटेड है, इसकी टिप जो है वो पॉइंटेड है। और ये है नंबर 11 की ब्लेड। इसका यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज टू मेक स्टैब इंसिजन, या फिर इंसिजन एंड ड्रेनेज जब करना हो, या फिर आर्टीरियोटोमी के टाइम, क्योंकि आगे का एंड एकदम पॉइंटेड है। तो हम अगर हमें स्टैब इंसिजन देना हो, स्टैब इंसिजन, तब हम यूज़ करेंगे ये नंबर 11 ब्लेड। या फिर IND करना हो, इंसिजन एंड ड्रेनेज, आर्टीरियोटोमी, तब हम यूज़ करेंगे नंबर 11 की ब्लेड। फिर बाकी ये सारे जितने भी ब्लेड्स है मोस्ट कॉमनली सेम ही है, जिसमें एक एंटीरियरली कर्व होता है जिसे हम कहते हैं बेली। तो ये जो बेली है, इट इज़ द शार्पेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्लेड। और इसका यूज़ क्या होता है? इट इज़ यूज टू मेक इंसिजन, यूज टू मेक इंसिजन। जो 10 है, 10 नंबर की ब्लेड, 15, 20, 21, 22, 23, ये सारी ब्लेड्स में एक बेली होती है विच इज़ यूज टू मेक इंसिजन। तो ये ब्लेड्स के बारे में। उसके बाद हम ब्लेड को पकड़ते कैसे हैं? हम पकड़ते हैं यूजिंग बार्ड पार्कर्स हैंडल। ओके, बार्ड, BARD, पार्कर्स हैंडल। तो इसमें होता क्या है? ये सपोज बार्ड पार्कर हैंडल है, इसमें आगे की तरफ एक ग्रूव होता है। हम बार्ड पार्कर हैंडल को एक पेंसिल की तरह पकड़ते हैं, या फिर ऐसे फिस्ट के इस तरीके से पकड़ते हैं, ताकि इंसिजन रखने में आसानी होती है, या तो पेन की तरह या फिर इस तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे, अंडर द पाम। अब इसमें हम क्या करते हैं? एक तो ग्रूव प्रेजेंट होता है जहाँ पे हम ब्लेड जो है वो अटैच कर देते हैं, उससे फिर इंसिजन रखते हैं। ये बार्ड पार्कर्स हैंडल। अब सपोज अगर हमें किसी को ये ब्लेड या फिर ये हैंडल पास करना, तो हम क्या करेंगे? जो नीडल वाला, सॉरी, जो ब्लेड वाला पोर्शन है वो अपनी साइड रहेंगे, ताकि सामने वाले को ब्लेड से लग ना जाए, या फिर हम किडनी ट्रे में रख के देंगे ब्लेड को। अब इंसिजन रखते वक्त कौन कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए? तो पहला जो इंसिजन है, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द स्किन, सॉरी, ब्लेड शुड बी परपेंडिकुलर टू द स्किन। अदरवाइज जो एजेस होंगे स्किन के, वो अंडरमाइंड एजेस होंगे और उसमें हमें सूचर लेने में डिफिकल्टी होगी। दूसरा, हमें फार टू नियर जाना है। इसका मतलब क्या होता है? फार टू नियर या फिर ऑपोजिट साइड टू सेम साइड। सपोज मैं राइट हैंडेड हूँ, तो मैं इंसिजन राइट टू लेफ्ट नहीं दूंगा, मैं लेफ्ट टू राइट दूंगा, कि फार टू नियर या फिर ऑपोजिट साइड टू सेम साइड। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर फैक्टर्स वाइल प्लानिंग एंड इंसिजन। तो हम इंसिजन रखेंगे कहाँ पे? तो बॉडी में हमारी कुछ लाइंस होती है विच आर स्किन टेंशन लाइन, जिसे हम कहते हैं लैंगर्स लाइन, जो ऐसे कर्व्ड पोर्शन में रन कर रही होती है, जिसका इमेज आप गूगल में देख सकते हो। तो हमें इंसिजन अलोंग दिस लाइन ही रखना होता है। तो इसका रीज़न ये है कि जब ये इंसिजन या सूचर जो है वो हील करेगा, तो वो कॉस्मेटिकली बेटर हील करेगा। तो यही एक रीज़न, लैंगर्स लाइन विच आर स्किन टेंशन लाइन्स। दूसरा, हम इंसिजन रखते वक्त हमें इंजरी टू एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स लाइक ऑर्गन्स, आर्टरी, वेन, नर्व, उन सबको अवॉइड करना है। वी शुड अवॉइड इंजरिंग टू द एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। अब देखते हैं एनर्जी सोर्सेस। एनर्जी सोर्सेस हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। जो मोस्ट कॉमनली एनर्जी सोर्स वो है कॉटरी। मेन यूज़ कंट्रोल द ब्लीडिंग। कॉटरी दो टाइप की होती है मेन, मोनोपोलर एंड बाईपोलर। जो मोनोपोलर है इस तरह की होती है, ये है मोनोपोलर कॉटरी, और ये है बाईपोलर कॉटरी। इसमें दो पोल है और इसमें सिर्फ एक ही है। मोनोपोलर कॉटरी वो एक पेन की तरह होती है, और ये इसमें दो, ये प्रोंग की तरह होती है, दो पोल्स होता है इसमें। मोनोपोलर कॉटरी कटिंग एंड कोएगुलेशन दोनों के लिए यूज़ हो सकती है। इसमें दो बटन होता है, येलो एंड ब्लू। तो येलो जो है इट इज़ यूज फॉर कटिंग, एंड जो ब्लू है इट इज़ यूज फॉर कोएगुलेशन। इसमें सिर्फ हम कोएगुलेशन ही कर सकते हैं। बाईपोलर कॉटरी में ओनली कोएगुलेशन इज कैन बी डन। फिर जो मोनोपोलर कॉटरी होती है उसमें हमें एक कॉटरी पैड रखना होता है अंडर द पेशेंट स्कार्फ, या कहीं पे भी एक कॉटरी पैड रखना होता है इन मोनोपोलर कॉटरी। और बाईपोलर कॉटरी में कोई भी पैड ऐसा रखना नहीं पड़ता है। इसका रीज़न क्या है कि सपोज़ ये कॉटरी मशीन है, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, ये कॉटरी में आया, फिर हमने कॉटरी की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे पास हुआ, जहाँ पे ब्लीडिंग हो रही थी, वहाँ से क्या हुआ? कटिंग, कोएगुलेशन जो भी होना था, ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। अब ये करंट को बॉडी से बाहर भी जाना है, तो ये बाहर कहाँ से जाएगा? थ्रू द, ये जो कॉटरी पैड था वहाँ से बाहर जाएगा टुवर्ड्स द मशीन। तो इस तरीके से एक सर्किट कंप्लीट होता है। बाईपोलर कॉटरी में क्या होता है? ये दो प्रोन्स होता है, तो करंट यहाँ से ही जाता है और यहाँ से ही बाहर निकल जाता है। तो इसमें पैड की ज़रूरत ही नहीं होती टू कंप्लीट द सर्किट, इसमें डायरेक्टली सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो यही रीज़न है कि मोनोपोलर कॉटरी में पैड यूज़ करना होता है
क्वार्टरी पैड यूज़ करना होता है और बाईपोलर में पैड यूज़ नहीं करना पड़ता। दूसरी बात यह है कि मोनोपोलर क्वार्टरी एक तो इतना बड़ा जो इलेक्ट्रिक करंट का सर्किट है वो बनेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, लेटरल स्प्रेड जो होगा करंट का वो ज़्यादा होगा। तो कभी कभी कोई केसेस में ये कार्डियक पेसमेकर जो कोई केसेस में, हर एक में कार्डियक पेसमेकर अगर किसी में पेशेंट में डला हो तो उसकी एक्टिविटी को ये हिंडर करता है, बाधा डालता है। तो ऐसे कोई भी पेशेंट में जिसके अंदर कार्डियक पेसमेकर लगा हो उसमें हम मोनोपोलर क्वार्टरी यूज़ नहीं कर सकते, या फिर अगर करनी हो तो फिर जो पेसमेकर का मोड होता है वो हमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये याद रखना है। तो कार्डियक पेसमेकर में हम या तो मोड चेंज कर देंगे या फिर बाईपोलर क्वार्टरी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है सर्किट की इमेज। तो मशीन से करंट गया पेंसिल टिप में, फिर बॉडी में एंटर किया और फिर क्वार्टरी पैड के थ्रू ये मशीन में वापस चला गया। तो सर्किट कंप्लीट हो गया। इसमें बाईपोलर में 2 प्रोंग थे, यहाँ से करंट निकला बॉडी में गया और फिर दूसरे जो प्रोंग था या पोल था वहाँ से ही करंट वापस चला गया। तो इसमें लेटरल स्प्रेड ज़्यादा होता है, इसमें लेटरल स्प्रेड कम होता है। लेकिन इसमें दूसरी एक दिक्कत ये आता है कि हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होती है। एक चीज़ याद रखनी है। मोनोपोलर में वी रिक्वायर क्वार्टरी पैड, बाईपोलर में वी डोंट रिक्वायर। कार्डियक पेसमेकर में हम ये यूज़ नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं, लेटरल स्प्रेड ज़्यादा होता है इन द मोनोपोलर, इसमें कम होता है। लेटरल स्प्रेड ज़्यादा होता है तो इसकी वजह से हम मोनोपोलर क्वार्टरी को जो वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अराउंड भी यूज़ नहीं कर सकता। अगर किया तो फिर उनको भी डैमेज हो सकता है। तो मोनोपोलर क्वार्टरी इज़ नॉट यूज्ड इन थायराइड सर्जरी, पैरोटिड ग्लैंड सर्जरी, एक्जिला, CNS सर्जरी। इन सब में हम मोनोपोलर क्वार्टरी अवॉइड करते हैं क्योंकि इनमें जो वाइटल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत पास होता है। उसके बाद कोई सीनियरियो है इन द मोनोपोलर क्वार्टरी। अगर हम क्वार्टरी पैड यूज़ नहीं करेंगे तो फिर ये क्वार्टरी वर्क ही नहीं करेगी, क्योंकि ये सर्किट जो है वो कंप्लीट ही नहीं होगा। इसकी वजह से क्वार्टरी वर्क ही नहीं करेगी। कार्डियक पेसमेकर वाला तो मैंने बता दिया, या तो बाईपोलर क्वार्टरी यूज़ करो या फिर पेसमेकर का मोड चेंज करो। उसके बाद सपोज कोई पेडिकल टाइप स्ट्रक्चर है जैसे कि पेनिस हो गया या फिर ईयर लोब्यूल, तो उसमें क्या होगा, हम अगर टिप में क्वार्टरी देंगे तो यहाँ से टिप से करंट जो है वो बेस तक भी स्प्रेड होगा और वो क्या करेगा, बर्न्स करेगा एट द बेस। ये मोनोपोलर में ज़्यादा होता है, इसलिए मोनोपोलर क्वार्टरी आर नॉट यूज्ड इन केस ऑफ एनी ईयर लोब्यूल सर्जरी और पिनाइल सर्जरी। तो ये चीज़ें थी क्वार्टरी के बारे में, मोनोपोलर एंड बाईपोलर। उसके बाद करंट की जो वेव फॉर्म होती है वो कैसी होती है। तो करंट की वेव फॉर्म कटिंग के टाइम में कुछ इस तरीके के होते हैं, लो वोल्टेज एंड कंटिन्यूस। कि लो वोल्टेज होती है और कंटिन्यूस होती है। कोएगुलेशन के टाइम में हाई एम्पलीट्यूड होता है या हाई वोल्टेज होता है एंड इंटरमिनेट होती है। कटिंग के टाइम पे लो वोल्टेज कंटिन्यूस, कोएगुलेशन के टाइम पे हाई वोल्टेज एंड इंटरमिनेट। अब कटिंग जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो हीट जनरेट होता है, उसकी वजह से सेल डेथ होती है और इसकी वजह से ही कटिंग होता है। कोएगुलेशन जो होता है वो प्रोटीन डीनेचरेशन की वजह से होता है। तो ये प्रिंसिपल है ऑफ कटिंग एंड कोएगुलेशन। दूसरा एक फैक्ट, क्वार्टरी सोर्सेज जो थे दे आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ OT रिलेटेड फायर्स इन द हॉस्पिटल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दी क्वार्टरी के बारे में। मोनोपोलर, बाईपोलर, मोनोपोलर क्या करता है, कटिंग कोएगुलेशन, बाईपोलर सिर्फ कोएगुलेशन का। मोनोपोलर हम कहाँ यूज़ नहीं कर सकते, पैड कौन से में यूज़ करना होता है, कौन से में नहीं, ये सारी चीज़ें हमने देखी। करंट वेव फॉर्म कौन सा होता है, प्रिंसिपल क्या है दोनों का, कटिंग और कोएगुलेशन का, वो सब देखा। दूसरा एनर्जी सोर्स है वो है लिगाशोर। लिगाशोर का प्रिंसिपल क्या है, हीट प्लस प्रेशर। ये हीट और प्रेशर यूज़ करता है टू कैरी आउट कोएगुलेशन। इसमें सिर्फ कोएगुलेशन होता है, कटिंग नहीं होती। कि हीट और प्रेशर के थ्रू ये कोएगुलेशन करवाता है और इसमें जो एनर्जी डिलीवरी होती है वो एकदम प्रिसाइज होती है। तो फिर अगर हमें कोई वाइटल स्ट्रक्चर के सर्जरी के लिए यूज़ करना हो तो भी हम कर सकते हैं। इसकी जो फर्स्ट जनरेशन थी उसमें ही सिर्फ कोएगुलेशन होता है, लेकिन सेकेंड जनरेशन लिगाशोर है उसमें कोएगुलेशन होता है, उसके बाद कटिंग होती है। तो ये याद रखना है। फिर है हार्मोनिक स्काल्पल। हार्मोनिक स्काल्पल, इसका प्रिंसिपल क्या है, अल्ट्रासोनिक प्रिंसिपल है। ये क्या करता है, बहुत तेज़ी स्पीड से वाइब्रेट करता है। तो इसकी वजह से ये प्रोटीन डीनेचरेशन हो जाता है, उसकी वजह से कोएगुलेशन होता है। इसमें कोई भी हीट प्रोडक्शन नहीं होता, ये याद रखना, हीट प्रोडक्शन नहीं होता, सिर्फ ये फास्ट वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है, उसकी वजह से कोएगुलेशन होता है विदाउट एनी हीट प्रोडक्शन। इसका एडवांटेज ये है कि इट कैन बी यूज्ड नियर एनी वाइटल स्ट्रक्चर्स। दूसरा, इसका जो कट होगा वो एकदम प्रिसाइज होगा। इट कैन कट थ्रू द स्कार टिश्यू, स्कार टिश्यू को भी ये कट कर सकता है। और लार्ज वेसल को में अगर क्वार्टरी देनी हो तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इट कैन कोएगुलेट लार्ज वेसल्स ऑल्सो मोर देन 7 mm।
इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो एक इंपॉर्टेंट है हार्मोनिक स्काल्पल, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस, ऑसिलेटरी मूवमेंट, कोएगुलेशन by protein denaturation without any heat production advantages. It is precise, can be used around vital structures, can cut through scar tissue and can coagulate large vessels also. फिर है थंडरबीट एस, तो ये है इमेज ऑफ थंडरबीट एस, इट हैज़ फीचर्स ऑफ बोथ लिगाश्योर एंड हार्मोनिक स्काल्पल। फिर उसके बाद है क्यूसा, कैविट्रॉन अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पिरेटर। क्यूसा याद रखो, कैविट्रॉन अल्ट्रासोनिक सर्जिकल एस्पिरेटर है। इट इज़ यूज्ड इन लिवर रिसेक्शन के केसेस में यूज़ होता है, नॉन सिरोटिक लिवर में। तो एक भी एक याद रखना। तो कितनी चीज़ें देखी हमने, क्वार्टरी देखी, मोनोपोलर बाइपोलर, उसके बाद हमने ये लिगाश्योर देखा, उसके बाद हार्मोनिक स्काल्पल, थंडरबीट एंड ये क्यूसा। उसके बाद कुछ दूसरे एनर्जी सोर्सेज है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एंड आर्गन। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, इसका भी प्रिंसिपल है हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट, सिमिलर टू द इलेक्ट्रो क्वार्टरी। इसमें भी इलेक्ट्रिक पैड जो क्वार्टरी पैड होता है वो यूज़ होता है। ये हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है लिवर का, उसमें यूज़ होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। फिर है माइक्रोवेव ऑसिलेट भी करता है प्लस हीट भी जनरेट करता है। इसका प्रिंसिपल है ऑसिलेशन एंड फ्रिक्शनल हीट। तो ये एक इसमें एक होमोजीनस एक्शन होती है, मतलब सिमेट्रिकली कट करता है या फिर कोएगुलेट करता है। इसमें कोई भी पैड की रिक्वायरमेंट नहीं होती और ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है दैन रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। तो माइक्रोवेव इज़ प्रीफर्ड ओवर द रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन। फिर है आर्गन एक गैस है, इसका जो प्रिंसिपल है वो है आर्गन बीम फोटो कोएगुलेशन। ये एक फोटो कोएगुलेशन करवाता है, रैपिड एक्टिविटी है। इसका जो पेनिट्रेशन होता है वो बहुत शैलो होता है पेनिट्रेशन। तो इसी वजह से अगर हमें डीप स्ट्रक्चर को इन्वेड किए बगैर अगर सिर्फ सुपरफिशियल पार्ट में ही प्रोसीजर करनी हो तो हम यूज़ करेंगे आर्गन। लाइक अपर जीआई ब्लीड, बेरेट्स इसोफेगस, गैस्ट्रिक एंट्रल वास्कुलर एक्टेसिया, ये सब में हम आर्गन गैस यूज़ करेंगे, आर्गन बीम यूज़ करेंगे। इसमें लेस एस्चर फॉर्म होता है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इट इज़ इनइफेक्टिव फॉर लार्ज वेसल के लिए इनइफेक्टिव है। क्योंकि ये एक तो है तो गैस, अगर हमने लार्ज वेसल को कोएगुलेट किया तो फिर ये गैस है, कभी कभी डिजोल्व नहीं होगी, तो फिर इट विल लीड टू एयर एम्बोलिज्म इन लार्ज वेसल्स। तो ये थे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, माइक्रोवेव एंड आर्गन बीम फोटो कोएगुलेशन। तो यही था पूरा सर्जिकल ब्लेड और एनर्जी सोर्सेस का।